चलो आज के क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले क्लासेस से हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन इन अ कर्व सरफेस, इसके विषय में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या, रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का वर्तन। इसे वर्तन भी कहते हैं अथवा अपवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग आज देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यहाँ पर समझने वाली बात है माध्यम, क्या माध्यम, ठीक है ना। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है, ठीक है, मैं इसे यहाँ गोल करता हूँ, ठीक है, तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब जिस स्ट्रेट लाइन में जा रहा था वो अपने स्ट्रेट लाइन से भटक करके दूसरी ओर चला जाता है, यानी जो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था वहाँ से थोड़ा सा कर्व हो जाता है, यानी बेंट हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। प्रकाश के इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम गेट्स बेंट, ये क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। ओके, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो पहला है माध्यम और दूसरा है विचलित हो जाना। अब किधर विचलित होगा इसे भी हम लोग को थोड़ा समझना है, और माध्यम क्या है इसे समझना है। इन दो चीज़ों को थोड़ा समझते हुए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो प्रकाश का जो हम लोग अभी देखें माध्यम, वो माध्यम होता क्या है, ठीक है। तो माध्यम जनरली हम लोग क्या देखेंगे कि दो प्रकार का होता है, एक हो गया क्या डेंसर मीडियम और एक हो गया रेयरर मीडियम। हिंदी में इसे रेयरर को कहते हैं विरल माध्यम और डेंसर को कहते हैं क्या, सघन माध्यम, यानी गाढ़ा और मोटा। अब जैसे यदि आपको गाढ़ा और पतला, अब जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए एयर और वाटर, ठीक है, तो एयर और वाटर में एक सामान्य बुद्धि में हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन ज़्यादा गाढ़ा होगा। ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा गाढ़ा होगा और एयर उससे थोड़ा क्या होगा, कम गाढ़ा होगा, यानी पतला होगा। तो हम लोग यहाँ एयर को क्या कहेंगे, विरल माध्यम है, और वाटर को क्या कहेंगे, सघन माध्यम है। अब मान लो हम एक टॉर्च जलाए, अब टॉर्च जो है वो एयर से ट्रेवल करते हुए वाटर के अंदर में चला गया, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, ठीक है। उसी घटना को हम लोग को यहाँ पर थोड़ा अच्छे से स्टडी करना है। तो देखिए, यदि प्रकाशीय घनत्व, अब डेंसर मीडियम है क्या, ये सबको आप लोग को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यदि प्रकाशीय घनत्व अधिक है तो माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व यदि अधिक होगा, प्रकाशीय घनत्व मतलब जिस ऐसा घनत्व मतलब गाढ़ापन, इकाई आयतन में जितना कोई वस्तु का मास या द्रव्यमान निहित होता है उसे ही हम लोग उसका घनत्व कहते हैं, है ना। मगर प्रत्येक घनत्व वाले वस्तुओं से या पदार्थों से प्रकाश का गमन संभव नहीं है। प्रकाश के गमन के लिए प्रकाश का गमन का माध्यम होना चाहिए। अब जैसे यदि मैं कहूँ वाल या दीवार, ठीक है ना, अब दीवार में यदि प्रकाश एयर से आ रहा है, दीवार सामने पड़ गया, तो दीवार को भेदन करके, पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा पाएगा। मगर यही इसका बीच में यदि हम वाटर रख दें या ग्लास रख दें तो ग्लास से क्या होगा, पास हो जाएगा लाइट। अब यदि मैं कहूं, ठीक है, यदि मैं कहूं, ठीक है, यदि मैं कहूं कि ये जो बीच में जो ग्लास आ गया, अब एयर से जब ग्लास के अंदर में जब लाइट जब प्रवेश कर रहा है, ओके, तो हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया। एयर से अगर मान लो वाल में टकरा गया, वाल अर्थात दीवार, क्या बोल रहे हो, विरल से सघन में गया ना, ठीक है, विरल से सघन में जा रहा है। क्लियर आया बात समझ में कि नहीं आया। तो जिससे प्रकाश, जिस माध्यम से प्रकाश आराम से भेदन करते हुए किसी माध्यम को चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय घनत्व। तो जिनका प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, तो उसे प्रकाश का जो वेग है वो कम जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें कहा कि तुम बाइक लो और बाइक लेकर एक भीड़ भाड़ वाले मेला से होकर के निकलो, ठीक है। तो मेला से जब तुम जाओगे और एक हाईवे पे जाओगे, किसमें तुम ज़्यादा स्पीड में जाओगे, हाईवे पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर खाली खाली है, यानी वो विरल माध्यम है, ज़्यादा उसमें घनत्व नहीं है। तो घनत्व अगर कम होगा यानी विरल माध्यम होगा तो प्रकाश उसमें ज़्यादा स्पीड से चल सकेगा, और यदि घनत्व कम होगा, ठीक है, तो प्रकाश आराम से, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से, ज़्यादा वेग से चल पाएगा। और अगर ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा घनत्व होगा तो उसे कम वेलोसिटी से चलेगा, मतलब धीरे धीरे चलेगा। आया बात समझ में, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाएगा, वेग में चेंजिंग आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। इस परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन जो है घटित होता है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन अगर होगा तो क्या क्या होगा,
दिशा का यह परिवर्तन गति के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये जो दिशा में जो परिवर्तन हो गया, जो विचलन हुआ, क्यों हुआ? इसके गति के कारण होता है। अब गति किस पर डिपेंड करता है? उसके घनत्व के ऊपर में, प्रकाशीय घनत्व के ऊपर में। घनत्व अधिक तो प्रकाश का वेग कम जाएगा, घनत्व कम रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे, और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर हो रहा है बात? उदाहरण के लिए जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो यह धीमा हो जाता है। क्यों जल में जाने पर धीमा हो जाता है? क्योंकि जल जो है एयर के हिसाब से थोड़ा डेंसर ज़्यादा है। ओके, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी या जो वेग है वो कम जा रहा है, जिससे यह एक अलग कोण या दिशा में यात्रा करने लगता है। ओके, देखिए यहाँ से लाइट गया, यहाँ पर तुम्हारा अलग एक मीडियम है, यहाँ से जाने के बाद क्या हो गया? अपनी जगह से विचलित हो गया, बेंट हो गया। क्लियर? आइए इसी घटना को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, रिफ्रैक्शन को। देखिए रिफ्रैक्शन को समझने के लिए यहाँ एक माध्यम है और ये एक माध्यम है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। ओके, अब देखो यहाँ से एक लाइट आया, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण या इंसिडेंट रे। जो प्रकाश आती है, ठीक है, आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण के नाम से जानेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? अविलंब या नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? नॉर्मल या अविलंब कहेंगे। और अविलंब के बाद यहां से देखो जैसे दूसरा मीडियम में प्रवेश किया तो इसे जाना चाहिए था ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन देखिए, ये वाला है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये डॉटेड लाइन, ऐसे जाना चाहिए था। मगर क्या हुआ? यहां से ऐसे बेंट कर गया। ये क्यों बेंट कर गया? क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला मीडियम का डेंसिटी थोड़ा सा हाई होगा एज कंपेयर टू मीडियम 1। ओके, मीडियम 1 की अपेक्षा मीडियम 2 का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा डेंसिटी होने से क्या हो रहा है कि प्रकाश का जो वेग है वो थोड़ा कम जा रहा है, और कमने से क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेट पाथ में जाना चाहिए था वहाँ से ये थोड़ा बेंट कर गया। ओके, चलिए अब यहाँ एक कोण बना रहा है अविलंब के साथ आपतित किरण, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो लाइट जो रिफ्रैक्ट होकर जा रहा है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और रिफ्रैक्टेड रे के साथ अविलंब का नॉर्मल का जो एंगल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं या रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, या अपवर्तन कोण हिंदी में कहते हैं। क्लियर? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट है, टेंशन की बात नहीं। ओके, क्लियर हो गया बात? आगे आते हैं। ये घटना समझ में आया? अब देखिए इसे जाना चाहिए था ऐसे, मगर बेंट हो गया ऐसे। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आ रहा है, रेयरर से जब डेंसर में आ रहा है प्रकाश का रे, तो अपने अविलंब के तरफ आ जा रहा है। और इस घटना को हम लोग फिजिक्स में रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। घटना समझ में आ रहा है? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा मीडियम के बारे में देखें, जो हम लोग अब पिछले स्लाइड में देख भी रहे थे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, इसे भी हम लोग बता ही दिए, समझे ही। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। देखिए ये सघन से जब विरल में जा रहा है तो इसे जाना चाहिए था ऐसे, मगर यहाँ पर इसका वेलोसिटी कम था, क्योंकि सघन माध्यम है। और जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश किया तो इसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो थोड़ा ये ज़्यादा एक्सपेंड होकर के जाने लगा। इसका मतलब ये अविलंब से क्या हो गया? देखो दूर हट गया है। इसे अभी यहाँ था और यहाँ से थोड़ा दूरी बढ़ गया है इसका, है ना? क्लियर हो रहा है? देखिए अगर मान लीजिए बेंट नहीं होता तो ये वाला एंगल होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर विरल माध्यम चेंज हो गया तो क्या हुआ? थोड़ा सा वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ गया। यहाँ जो वेलोसिटी था v1 और यहाँ जो वेलोसिटी है v2, तो हम बोलेंगे कि v2 का जो वेलोसिटी है वो v1 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इसका एंगल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। समझ में आया? ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये अविलंब से दूर हट गया, है ना? यानी प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अब फिजिक्स में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। इस घटना को भी और तरफ आने को सिर्फ डिपेंड करता है कि किस माध्यम की ओर प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। बस इसी डिपेंडेंसी के आधार पर प्रकाश का जो बेंडिंग है वो घटित होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम क्या है कि आपतित किरण कौन? इसे हम लोग कहेंगे क्या? आपतित किरण, ठीक है ना? आपतित किरण, ये हो गया क्या? आपतित किरण। ये हो गया क्या? परावर्तित किरण। ये हो गया क्या? लंब या अविलंब। ये सभी एक समान में स्थित होते हैं, एक ही जगह पर स्थित होगा, यानी एक ही बिंदु पर स्थित होगा और एक ही तल पे स्थित होगा, इसी तल पर होगा। ऐसा नहीं कि ये वाला इस वाले तल पर इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्रैक्शन इस वाले तल से हो रहा है, या इस वाले तल से हो रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और अविलंब हम लोग यहाँ पर डाल दिए। ऐसा नहीं होने वाला है। जिस बिंदु पर इंसिडेंट रे आएगा उसी बिंदु से रिफ्रैक्शन का स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये खत्म होगा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से स्टार्ट होगा, और लंब ऐसे। लंब मतलब इस सरफेस के ऊपर में, इस तल के ऊपर में हम लोग लंब डालें। लंब का मतलब 90 डिग्री। क्लियर?
एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रकाश का नियम जो चल रहा था, जो दूसरा नियम है उसे हम लोग स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ ही देता है कि स्नेल का नियम क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। ये एक सूत्र है जिसका उपयोग आपतन कोणों और अपवर्तन के बीच संबंध का वर्णन किया जाता है। इस संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, साइन आई बट्टे में साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अच्छा, म्यू क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वर्तनांक। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वर्तनांक के नाम से जानते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम लोग बताएं। देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहें? वर्तन कोण क्या कहेंगे? या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो आप लोग मैथ्स में जानते होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, ठीक इसका उल्टा होता है कॉसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ओके, ये एक रेशियो है। तो वही वाला साइन का एंगल आई और साइन का एंगल आर, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। अब म्यू तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से। म्यू तो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन अल्फ़ाबेट है, उससे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन है क्या ये? इसे हम लोग कहते हैं क्या? वर्तनांक। क्या कहते हैं? वर्तनांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है इसे। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? और इसी को देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए कर लीजिएगा उस हिसाब से। क्लियर? इसमें कहते हैं क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे इसे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं हम लोग, सापेक्ष वर्तनांक। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब यह वर्तनांक होता क्या है, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। तो किसी माध्यम का वर्तनांक बताता है कि माध्यम में प्रकाश कितनी तेजी से गतिमान होगा या गतिमान है। मतलब किसी माध्यम से कितना स्पीड में लाइट जा रहा है, उसी चीज को प्रदर्शित करता है कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वर्तनांक। यह प्रकाशीय घनत्व के लिए समानुपातिक होता है और माध्यम में प्रकाश की गति के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि म्यू 2 1, इसका मतलब क्या होता है? ये म्यू एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है। आप म्यू 2 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब दूसरे मीडियम के सापेक्ष, मतलब प्रथम मीडियम के सापेक्ष में दूसरे मीडियम का क्या वर्तनांक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पहले मीडियम के सापेक्ष में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कि प्रथम मीडियम से द्वितीय मीडियम में लाइट जा रहा है। और यदि आपको यहां पर अगर बोल दे म्यू 1 2, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तब प्रकाश कहां से कहां जाएगा? सेकंड से फर्स्ट में जाएगा। क्लियर? दूसरे मीडियम के सापेक्ष में प्रथम मीडियम, तो क्या लिखेंगे? 1 2। पहले मीडियम के सापेक्ष में दूसरा मीडियम 2 1। ये लिखने का तरीका है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं म्यू 2 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 2, ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 1, ऐसे भी लिखते हैं। सब लिखने का तरीका है। एन, जैसे वहाँ पर एन से लिखें वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ऐसा में एन से भी लिख सकते हैं, एन 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 भी लिख सकते हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि प्रकाश प्रथम मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है। इसका मतलब क्या है? 2 1 अगर हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? प्रकाश दूसरे मीडियम से फर्स्ट मीडियम में गया है। ओके, इसका मतलब क्या है? म्यू 2 1 का मतलब साइन आई बाई साइन आर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बट्टे में द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग, इसका अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर n2 बाई n1, n2 बाई n1 मतलब ये n2 बाई n1, म्यू 2 बाई म्यू 1। ओके, चलिए, अथवा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश का तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य और दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य, उसे भी हम, उसके अनुपात को भी हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए
तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ वर्तनांक है। किसी माध्यम का निरपेक्ष वर्तनांक वायु में प्रकाश की गति या निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्तनांक को देखना है। जैसे एयर में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1 एयर का। वैसे ही ग्लास में कितना हो जाएगा 2 × 10⁸, यानी प्रकाश का वेग घट गया और वर्तनांक कितना हो जाएगा 1.5, यानी वर्तनांक अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम जाएगा लाइट का। देखिए उसी प्रकार से अगर वाटर में है तो वाटर में देखिए तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो वर्तनांक कितना है 1.33। वर्तनांक इससे थोड़ा कम है तो यहाँ प्रकाश का वेग ज़्यादा है, इससे थोड़ा ज़्यादा है वर्तनांक तो इसमें प्रकाश का वेग कम गया है। वर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग कम जाएगा। डायमंड की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश का वेग इसमें और कम जाता है 1.25 × 10⁸, तो इसका वर्तनांक 2.41 है बात समझ में? है ना? यानी हम बोल सकते हैं वर्तनांक क्या प्रदर्शित करता है कि कितना गुना प्रकाश का वेग बढ़ा, कितना टाइम्स बढ़ा। तो हम बोलेंगे कि यदि प्रकाश एयर से डायमंड के अंदर में अगर जा रहा है तो 2.41 टाइम्स उसका वेलोसिटी घट जा रहा है, 2.41 गुना उसका वेलोसिटी कम जाएगा अगर डायमंड में जाएगा। तो वर्तनांक कितना गुना प्रकाश का वेग बढ़ रहा है या कितना गुना प्रकाश का वेग घट रहा है, इसे प्रदर्शित करता है कौन? वर्तनांक। आई बात समझ में? नहीं आई? अब किसी किसी का अलग अलग मीडियम का, अल्कोहल का, केरोसिन का, फ्यूज क्वार्ट्ज का, टर्पेंटिन ऑयल का, बेंजीन का, क्राउन ग्लास का, कनाडा बैसन का, रॉक सॉल्ट का, कार्बन डाइसल्फेट, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी, सैफरन और डायमंड, इन सब का जो है आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी आप लोग नोट डाउन एक बार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर N12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू sin θ1 sin θ2, ये हमने अभी आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ से अगले क्लास में अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।